इस वायर में रहता है 11,000 वोल्ट। कितना हज़ार वोल्ट? 11,000 वोल्ट। जो ट्रांसफार्मर को भी मिलता है 11,000 वोल्ट। लेकिन ट्रांसफार्मर गद्दारी ये करता है कि हमको देता है, हमारे घर में देता है 220 वोल्ट, और यहीं से हम लोग अपने घर का क्या करते हैं, पोल पर देता है 220 वोल्ट, और यहीं से अपने लोग क्या करते हैं, घर का कनेक्शन ले जाते हैं। डायरेक्ट करंट एक ही दिशा में चलती है और अल्टरनेटिंग करंट दिशा बदलती रहती है। डायरेक्ट करंट सेल और बैटरी से प्राप्त हो जाती है, वहीं प्रतिवर्ती अल्टरनेटिंग करंट घर की बिजली और विद्युत जनित्र से प्राप्त होती है। आर्मेचर है, सर्पिवल है, ये क्या है, ब्रश, कार्बन ब्रश। अंगूठा दिखाएगा बल की दिशा को, तर्जनी दिखाएगा चुंबकीय क्षेत्र को, और मध्यमा दिखाएगा धारा की दिशा को। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा पर चुंबकीय प्रभाव, यानी कि धारा पे कैसे चुंबक प्रभाव करता है। तो एक वीडियो में सब खलास हो जाएगा, यानी कि ये क्लास 1 शॉट रहने वाला है, यानी कि विद्युत धारा पर चुंबकीय प्रभाव का जितना भी कॉन्सेप्ट बिहार बोर्ड के सिलेबस में, सभी कॉन्सेप्ट को हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं चुंबक। चुंबक होता क्या है? चुंबक होता क्या है? वह पदार्थ जो लोहे की बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, वह चुंबक कहलाता है। मतलब जो लोहे का जो सामान बना है ना, उसको अपनी तरफ खींचेगा, उसको हम क्या कहेंगे? चुंबक कहेंगे। दूसरों शब्दों में हम क्या कह सकते हैं? वैसा पदार्थ जो लोहा, यानी कि कोबाल्ट और निकल को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे भी हम चुंबक कहते हैं। ये दो शब्द हो गया, ये दोनों में से कोई आप एक याद रख सकते हैं। सर चुंबक में ना, यानी कि ये क्या है? ये चुंबक है। ये कौन सा चुंबक है? तो सर ये तो छड़ चुंबक है। हर एक चुंबक में ना 2 पोल होते हैं, यानी कि 2 ध्रुव होते हैं। एक साउथ होता है, एक नॉर्थ होता है, यानी कि एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव होता है। याद रखना, हर एक चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव होते हैं और एक दक्षिणी ध्रुव होते हैं। सर सबसे पहले हम जानते हैं ध्रुव किसको बोलते हैं। सर आप तो बोल दिए कि हर एक चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, लेकिन ध्रुव बोलते किसको है? चलिए ना समझते हैं। चुंबक का क्या बोल रहा है? चुंबक का वह भाग जहाँ चुंबकीय शक्ति सबसे अधिक होती है उसे ध्रुव कहते हैं। अच्छा, मतलब चुंबक का वह भाग जहाँ चुंबकीय शक्ति, मतलब सबसे ज़्यादा चुंबक का शक्ति कहाँ पे है? अरे इस दोनों बगल में है, यानी कि दोनों कात में है, उसी को हम ध्रुव कहते हैं। देखिए ध्रुव का कितना सिंपल डिफिनेशन है कि चुंबक का वह भाग, अच्छा ये कोई चुंबक है, इसका वह भाग जहाँ सबसे अधिक चुंबक होता है, तो सबसे अधिक चुंबक जो है ना इसमें होता है, ध्रुव पे होता है, यहाँ पे होता है, दोनों साइड में होता है सर, यानी कि इसी को बोलते हैं ध्रुव। याद हो गया ना, जहाँ पर शक्ति, यानी कि चुंबकीय शक्ति सबसे ज़्यादा होती है, हाँ उसी को बोलते हैं ध्रुव। यहाँ कुछ समझते हैं। जब किसी छड़ चुंबक को स्वतंत्र रूप से धागे से लटकाया जाए तो चुंबक की उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा की ओर तथा दक्षिणी ध्रुव दक्षिणी दिशा की ओर स्वतः ही हो जाती है। यानी कि कोई ये छड़ चुंबक है जिसको लटकाया गया धागा में बांध के, क्या धागा में बांध के लटकाया गया, देख रहे हैं धागा में बांध के। तो क्या हुआ, जो धरती का साउथ डायरेक्शन है, यानी कि उत्तर डायरेक्शन, वो उत्तर डायरेक्शन एस जो है वो उत्तर डायरेक्शन में चला गया और एन जो है दक्षिण डायरेक्शन में चला गया। ये बोला है जब लटका के देखा गया चुंबक को। तो ओके, तो इससे हमको क्या पता चलता है? चुंबक का वह ध्रुव जो उत्तर दिशा की ओर जाता है, अच्छा जो चुंबक का वह ध्रुव जो उत्तर दिशा की ओर चला गया उसे हम क्या कहेंगे? उत्तर ध्रुव कहलाएगा। अरे भैया उत्तर ध्रुव और बताए थे ना अभी कि ध्रुव 2 होते हैं, एक उत्तर ध्रुव एक दक्षिण ध्रुव। तो उत्तर ध्रुव किसको बोलेंगे? तो वह ध्रुव जो उत्तर दिशा की ओर चला जाता है, जो उत्तर दिशा की ओर गया उसको उत्तर ध्रुव। सर इसका जस्ट उल्टा, चुंबक का वह ध्रुव जो दक्षिण दिशा की ओर जाता है वो दक्षिणी ध्रुव हो गया, जो दक्षिण की ओर जाएगा दक्षिणी ध्रुव, जो उत्तर की ओर जाएगा उत्तरी ध्रुव। चुंबक में अधिक चुंबकीय दोनों सिरों पर होती है। अरे भैया ये जो चुंबक है, हाँ इसमें सबसे अधिक शक्ति कहाँ होते हैं? चुंबकीय क्षेत्र ये दोनों सिरों पर होती है, जहाँ जहाँ क्या रहता है, ये ध्रुव रहता है, उसी पर सबसे अधिक शक्ति होती है। इतना तो समझ में आ गया। चलिए यहाँ पर क्या लिखा है? समान ध्रुव, 1 मिनट, यहाँ पर लिखा है समान ध्रुव जो है भाई साहब, क्या समान ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित करते हैं तथा असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते। अच्छा मतलब सर अगर ये दोनों समान है ना तो एगो दोनों को भगाएगा, मतलब समान ध्रुव है ना, जैसे यहाँ भी एन है, अरे भाई यहाँ देखना यहाँ भी एन है, यहाँ भी एन है, तो ये क्या करेगा? एक दोनों को भगाएगा, बोलेगा ना जा यहाँ से जा, ना रहने देंगे हम अपने पास। लेकिन जो देखो यहाँ एन है यहाँ एस है, ये दोनों अलग अलग ध्रुव है तो एकदम सटाएगा, आओ आओ, भागने ही नहीं देगा भैया। हाँ वही बोल रहे हैं कि समान होगा तो क्या होगा?
होगा? विकर्षित होगा। असमान होगा तो आकर्षित होगा। आप लोग भी नहीं आकर्षित मतलब आकर्षित हो जाते हैं जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले तो हम चुंबकीय क्षेत्र जानते हैं होता क्या है सर? चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है, जिसको मैग्नेटिक फील्ड इंग्लिश में बोलते हैं। ओके, चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है? चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसकी चुंबकीय शक्ति का प्रभाव रहता है उसे चुंबकीय क्षेत्र रहता है। इसका मतलब सर यहाँ पर कोई चुंबक है, अरे भैया कोई चुंबक है, यहाँ पर कोई लोहा का सामान रख दिए, अरे रख दीजिए ना, यहाँ पर कोई लोहा का सामान रख दिया। अगर मान के चलिए चुंबक इसको खींच के अपनी तरफ कर ले, जो चुंबक का काम ही है खींचना, अपनी तरफ कर ले, इसका मतलब चुंबक शक्ति कहाँ तक है? इसका मतलब चुंबक का शक्ति यहाँ तक था, तभी तो खींच पाया। तो वही तो डिफिनेशन में बोला गया है कि जहाँ तक किसी सामान को खींच पा रहा है, जहाँ तक किसी सामान को खींच पा रहा है, वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा भाई साहब? वो हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। मतलब चुंबक का वो क्षेत्र है जहाँ तक चुंबक काम कर रहा है। अगर मान के चलिए ये फिर ये एक एग्जाम्पल दिया गया है, ये चुंबक है, ये एक एन पोल है, एक एन ध्रुव है और एक एस ध्रुव है। यहाँ समझ में आया? एक एन ध्रुव है और एक एस ध्रुव है। जिसका क्या हो रहा है सर? जिसका क्या हो रहा है? जिसका चुंबकीय क्षेत्र यहाँ तक है, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ तक है ना, यहाँ तक चुंबकीय क्षेत्र। तो ये जो है किसी चीज़ को आकर्षित कहाँ तक कर सकता है? यहाँ तक। जहाँ तक इसका चुंबकीय क्षेत्र रहता है वहीं तक किसी चीज़ को खींच पाएगा। उसके बाद देंगे, अगर यहाँ पर देंगे तो खींच पाएगा जी? अरे भैया ये तो दूरी हो गया, नहीं खींच पाएगा। यानी कि फिर से समझते हैं डिफिनेशन फिर से कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र। अच्छा, चुंबक के ये चारों ओर है, ये चारों ओर है, उसका वह क्षेत्र जहाँ उसकी चुंबकीय शक्ति का प्रभाव रहता है, जहाँ उसका शक्ति काम करेगा, जहाँ तक उसको बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र। इतना तो समझ में आ गया। ये सब चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, मतलब इस चुंबक का रेखा, इस चुंबक का शक्ति इधर तक है। इतना समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। अरे भैया ये क्या लिखा है, ज़रा हम इसको पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे जी। चलिए देखिए, चुंबक के पास चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होता है। अच्छा, चुंबक के पास में जो है ना, चुंबक के पास जो है, ये चुंबक है, इसके पास में अगर जाओगे ना यहाँ पे तो यहाँ पर क्या रहता है? चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा रहता है। अच्छा, यही तो बोला है ये। उसके बाद बोला है जैसे जैसे दूरी बढ़ती है चुंबकीय क्षेत्र कमज़ोर होता है। ये मामूली सी बात है सर, ये तो साधारण सी बात है। जितना चुंबक से जितना ज़्यादा दूर जाइएगा उतना ज़्यादा इसका पावर घटेगा, उतना कम खींचेगा। हाँ वही तो बोला गया है। ओके, चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है भैया। क्या बोला है? बोला है कि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। याद रखना भाई, चुंबकीय क्षेत्र कौन सा राशि है? तो एक सदिश राशि है। ओके, नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र को चुंबक रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। यहाँ नहीं देखते हैं चुंबक का रेखा है, तो यानी कि चुंबकीय क्षेत्र को किसके द्वारा दिखाया जाता है? चुंबकीय रेखा के द्वारा दिखाया जाता है। ठीक है रेखा दीदी, समझे आप क्या कहना चाह रहा है? अब समझते हैं सबसे पहले हम चुंबकीय अक्ष क्या होता है, जिसको मैग्नेटिक एक्सिस भी बोलते हैं। चुंबकीय अक्ष इस सब का डिफिनेशन पूछा जाता है मेरे भाई, एकदम आसान शब्दों में समझ जाओ। हाँ नहीं समझे हो तो थोड़ा वीडियो को पीछे कर लो। ओके, अब हम समझने वाले चुंबकीय अक्ष होता क्या है रे भाई। देखिए, चुंबक के उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाला काल्पनिक रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। अच्छा, कितना आसान है। चुंबक के उत्तर ध्रुव, ये उत्तर ध्रुव है। अच्छा, ये उत्तर ध्रुव है, यहाँ देखो सबको, ये भैया ये उत्तर ध्रुव है और ये दक्षिण ध्रुव है। ये एक काल्पनिक रेखा है, तो ये बीच में जो काल्पनिक रेखा है इसी को बोलते हैं चुंबकीय अक्ष। तो लिखा भी तो वही गया है, चुंबक के उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। ये दोनों को मिला रहा है ना, ये रेखा काल्पनिक है ना, इसी को तो बोलते हैं चुंबकीय अक्ष। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना मेरे भाई, होना भी नहीं चाहिए। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, यानी कि मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है। वैसे पदार्थ जिन्हें चुंबक आकर्षित करते हैं। अच्छा, जिसको चुंबक अपने तरफ खींच लेता है वो चुंबकीय पदार्थ होगा? हाँ होगा, नहीं तो जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकेल तथा कुछ मिश्र धातु भी आते हैं। उसके बाद अब समझते हैं अचुंबकीय पदार्थ क्या होता है। अरे भैया नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, हाँ वही तो। अचुंबकीय पदार्थ का मतलब वैसे पदार्थ जिन्हें चुंबक आकर्षित नहीं करता। अच्छा, जिसको चुंबक आकर्षित नहीं करेगा मतलब चुंबक अपने तरफ नहीं खींचेगा, उसको अपन बोलते हैं अचुंबकीय पदार्थ। जैसे
कॉपर, कागज, प्लास्टिक, ये सब क्या है? अरे भैया इस सब को चुंबक खींच पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं खींच पाएगा, इसीलिए ये क्या है? अचुंबकीय पदार्थ है। अब चुंबक के प्रकार देखते हैं। अरे भाई चुंबक के क्या देखते हैं? तो भाई साहब अब देख रहे हैं चुंबक के प्रकार। अच्छा, यानी कि टाइप्स ऑफ मैग्नेट। अच्छा, कितने प्रकार के होते हैं देख लेते हैं ना, क्यों टेंशन ले रहे? तो ठीक है, प्राकृतिक एक होता है प्राकृतिक चुंबक, एक होता है कृत्रिम चुंबक। क्या क्या? चुंबक दो प्रकार के, एक प्राकृतिक चुंबक यानी कि चुंबक, और दूसरा होता है कृत्रिम चुंबक। देखिए प्राकृतिक या प्रकृति से प्राप्त होता है। अरे भैया प्राकृतिक चुंबक जो प्राकृतिक से प्राप्त होता है उसे प्राकृतिक चुंबक, जैसे मैग्नेटाइट पत्थर प्राकृतिक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। अच्छा, मैग्नेटाइट पत्थर जो है ना वो क्या करता है? प्राकृतिक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। अब समझते हैं कृत्रिम चुंबक क्या होता है। प्रयोगशाला या फैक्ट्रियों में बनाई जाने वाली चुंबक को कृत्रिम, अच्छा जो फैक्ट्री में बनाया जाता है, जो प्रयोगशाला में बनाया जाता है, उसको हम बोलते हैं कृत्रिम चुंबक। जैसे लोहे व निकेल से बनी चुंबक, ये क्या है? ये कृत्रिम चुंबक है। यहाँ से देख लो भाई। चलिए अब समझते हैं चैप्टर का नाम क्या था भैया रे? चैप्टर का नाम था विद्युत, क्या नाम था चैप्टर का? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अरे भैया विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव चैप्टर का नाम था ना, तो अब उसके मतलब समझते हैं होता क्या है भाई साहब? होता क्या है मास्टर साहब? देखते हैं। जब किसी चालक यानी कि तार में विद्युत धारा प्रभावित की जाती है, यानी कि जब किसी तार में करंट बहाया जाता है, करंट पास कराया जाता है, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। अच्छा, मतलब सर जब हम तार में करंट देते हैं, लाइन देते हैं, तो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? हाँ जी होता है। जहाँ विद्युत धारा बहती है, अच्छा जहाँ विद्युत धारा बहती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र बनता है। अच्छा, इतार हुआ सर मान के चलिए इतार हुआ। ये क्या है सर? ये मान के चलिए इतार है सर। ये क्या है? इतार है। तो सर इसमें जो करंट देंगे, सर क्या दे रहे हैं? इसमें करंट दे रहे हैं, तो करंट इधर सीधा जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब जो करंट दिए तो विद्युत धारा है, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र आसपास घूमेगी। बिल्कुल सर, यहाँ घूमेगी चुंबकीय क्षेत्र, एकदम आसपास घूमते रहेगी, एकदम आसपास। हे भैया हमरा ना पता चला इससे पहले, लेकिन आज तो पता चल गया ना सर कि अगर आप करंट देते हो किसी तार में तो उसके चारों ओर क्या घूमता रहता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, हाँ उसके चारों ओर। इस प्रभाव की खोज किसने किया था? अरे भैया इस प्रभाव का खोज सबसे पहले किसने किया था? क्रिश्चियन ऑस्टेट ने की थी। अच्छा, मतलब विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव भी होता है, मतलब विद्युत जब किसी तार से पास करते हैं तो चुंबक का भी प्रभाव आता है। इसका खोज हमारे ऑस्टन भैया ने किया था। जो कब किया था उतना नहीं मालूम है, लेकिन उतना जानना भी नहीं है इसके बारे में। हाँ किए होंगे, खाली टाइम में बैठे रहे होंगे, कर दिए होंगे। अब समझते हैं चुंबकीय, क्या बोला गया यहाँ? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर उत्पन्न ध्रुव से दक्षिणी ओहो चुंबकीय क्षेत्र रेखा चुंबक के बाहर उत्तर ध्रुव एन से दक्षिणी ध्रुव की एस की ओर जाती है। अरे भैया ये पता है, ये सब प्रॉपर्टी है, यानी कि चुंबक का गुण है कि अगर बाहर कोई चुंबक है ना, चुंबक में दो ध्रुव होता है। ये तो पता चल गया कि एन और एस होता है, ये तो पता चल गया कि एन और एस होता है। तो ये बोल रहा है बाहर ध्रुव जो है ना एन से एस की ओर जाता है, मतलब अगर बाहर है ना तो हमेशा जो रेखा एन से एस की ओर जाएगा। अरे भैया याद रखना, चाहे ऊपर से जाए चाहे नीचे से जाए, पर हमेशा एन से एस की तरफ जाएगी, हमेशा उत्तर ध्रुव से किस दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएगी। याद रखना भाई, मैं फिर से बता रहा हूँ, चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है चुंबक के बाहर, अच्छा फिर से इसको मिटा देते हैं। चलिए चुंबक के बाहर, ये कोई चुंबक है सर? एक मिनट हम फिर से ड्रॉ करते हैं समझाने के लिए। ये कोई चुंबक है सर? बिल्कुल ये चुंबक है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मान के चलिए, यहाँ पर क्या मान ले? यहाँ पर एन है, और यहाँ पर क्या मान ले? एस। यहाँ पर एन है और एस है, तो हमेशा चुंबकीय क्षेत्र किधर से किधर जाएगा? अरे भैया अभी ना पढ़े कि हमेशा एन को बोलते हैं उत्तर ध्रुव और एस को बोलते हैं दक्षिण ध्रुव, तो हमेशा एन से एस की ओर जाएगा, हमेशा एन से एस की ओर जाएगा, हमेशा एन से निकलेगा और एस में ढुकेगा, एन से निकलेगा और एस में ढुकेगा। यही बोल रहा है भाई, समझ गया ना? हाँ समझ गए होंगे। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। लेकिन चुंबक क्षेत्र, अच्छा
चुंबक क्षेत्र रेखाएं चुंबक के अंदर, अच्छा ये चुंबक के बाहर का बात था कि हमेशा उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव में जाएगा, लेकिन चुंबक के अंदर कहाँ जाएगा, हे रे भैया चुंबक के अंदर ना दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव जाएगा, उल्टा होगा, मतलब एस से एन में जाता है, एस से एन में जाता है। फिर से समझिए, यानी कि चुंबक के अंदर जो है रेखा कहाँ से कहाँ जाता है, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव में जाता है, यानी कि एस से एन की ओर जाता है, एस से एन की ओर जाता है, लेकिन कहाँ, अंदर में। जब अगर बाहर की बात आए तो बाहर की बात तो हम बताए कि हमेशा एन से एस जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा एक वक्र का निर्माण करती है। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा हमेशा क्या करती है, एक वक्र तक का निर्माण करती है, यानी कि गोलाकार का निर्माण करती है। अच्छा ऐसा है क्या, हाँ बिल्कुल ऐसा है। ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ कोई चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ क्या देख रहे हो कि बार बार एन से एस की ओर जा रहा है, यहाँ भी एन से एस की ओर जा रहा है, एन से एस की ओर जा रहा है, एन से एस की ओर जा रहा है, क्या चुंबकीय क्षेत्र का रेखा जा रहा है। तो ये क्या गोल गाल नहीं बना रहा है ये भैया, वक्र जैसा नहीं बना रहा है, ये ऐसे ऐसे यहाँ गोल गाल यानी कि वक्र नहीं बना रहा है। इसी को तो बोलते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र हमेशा वक्र का निर्माण करती है भैया, हमेशा क्या करती है, वक्र का निर्माण करती है। चुंबकीय क्षेत्र हमेशा किस चीज़ का निर्माण करती है, वक्र का निर्माण करती है। ये समझ गए, चुंबकीय क्षेत्र जो है हमेशा वक्र का निर्माण करती है, ये तो समझ गए ना भाई। चलिए आगे बढ़ते, ये है जहाँ क्षेत्र, अच्छा जहाँ क्षेत्र रेखाएं अधिक पास होती है। अच्छा जहाँ क्षेत्र रेखा अधिक पास होती है, जहाँ जैसे कि यहाँ पर क्षेत्र रेखा अधिक पास है, मतलब रेखा देखो यहाँ पर एकदम क्या लग रहा है कि घौन टाइप का है, हाँ मतलब ज़्यादा झमटगर नहीं कहते हैं, मतलब ज़्यादा एकदम पास पास है। तो जहाँ रेखा अधिक पास पास हो, क्षेत्र अधिक प्रबल है, वहाँ चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होते हैं। अच्छा मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा, हाँ रे भाई हाँ, जहाँ सबसे ज़्यादा, जहाँ सबसे रेखा अधिक पास पास हो वहाँ सबसे ज़्यादा चुंबक के पास क्या रहेगा, दम रहेगा, पावर रहेगा रे भैया। लेकिन उसके अपोजिट क्या है, जहाँ क्षेत्र रेखा दूर दूर पर हो, जहाँ क्षेत्र रेखा यहाँ पर क्या है, क्षेत्र रेखा दूर दूर पर है, दूर दूर पर है, वहाँ क्या होगा, वहाँ क्या होगा भाई साहब, वहाँ जो है चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, कमज़ोर होगा। अरे भैया दूर दूर पे है तो चुंबकीय क्षेत्र कमज़ोर ही होगा ना। हाँ एक बात और है कि चुंबकीय क्षेत्र, अच्छा क्या लिखा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। सर ये जो रेखा सब देखते हैं ना आप लोग, ये सब एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, याद रखना। ये किसका गुण है सर, ये किसका गुण है, ये किसका गुण है सर, यहाँ पर लिखा नहीं था, चुंबकीय क्षेत्र रेखा का गुण है। किसका गुण था भाई साहब, चुंबकीय क्षेत्र रेखा का गुण था। तो क्या सब पढ़े हम, एक बार रिवाइज कर लेते हैं इस बोर्ड को फिर से। पहला में हम पढ़े कि हमेशा जो है क्या पढ़े, हमेशा जो है रेखा चुंबक के बाहर कहाँ जाएगा, एन से एस की ओर जाएगा, चुंबक के अंदर एस से एन की ओर जाएगा। तीसरा नंबर हम पढ़े कि हमेशा क्या करती है, हमेशा चुंबकीय क्षेत्र एक वक्र का निर्माण करती है, यानी कि गोलगाल। पाँचवा हमने पढ़ा कि जहाँ सबसे ज़्यादा रेखा पास पास होगा वहाँ चुंबकीय बल ज़्यादा होगा, जहाँ रेखा कमज़ोर होगा यानी कि जहाँ पर रेखा कमज़ोर लग रहा होगा कि दूर दूर है, वहाँ क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र एकदम कमज़ोर रहेगा। लेकिन एक बात और पढ़ा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा, ये जो रेखा सब है, ये रेखा दीदी सब, ये कभी आपस में काटती नहीं है, झगड़ती नहीं है, यही बोला। इस बोर्ड से तो समझ गए। हाँ सर अब समझते हैं, क्या समझते हैं भाई साहब, सीधे धारावाहिक के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है भाई साहब, क्या समझते हैं, सीधे धारावाहिक। अच्छा कोई तार है एकदम सीधा, उसे करंट जा रहा है तो क्या सब होगा, अच्छा वो भी समझ लेते हैं। ओके, जब किसी सीधे चालक में विद्युत धारा प्रभावित करती है, यानी कि जब किसी सीधे तार में करंट जाती है तो उसके चारों ओर संकेंद्रित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। हम बताए थे ना कि अगर करंट पास करते हैं तो चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसकी दिशा मैक्सवेल के दक्षिण हस्त अंगूठा नियम से ज्ञात की जा सकती है। इसका जो है हमें क्या दिशा अगर देखना है तो किससे पता करना पड़ेगा, मैक्सवेल चाचा के नियम से। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, ये चित्र को देख लेते हैं, इस आकृति को देख लेते हैं। ये क्या एक सीधा रॉड है रे भैया, ये क्या सीधा तार है सर, तार है। इसमें धारा कहाँ जा रही है, ऊपर की ओर दिशा धारा जा रही है। ये क्या धारा अगर जा रही है तो क्या हो रही है, ऐसे गोल गोल क्या बन रही है, चुंबकीय क्षेत्र भी बन रहा है। ऐसे गोल गोल क्या बन रहा है, चुंबकीय क्षेत्र भी बन रहा है। यानी कि इसी को बोलते हैं संकेंद्रित वृत्त। क्या कहते हैं,
संकेंद्रित वृत्त। अब हम क्या जानते हैं भाई साहब, अब हम ये भी जान लेते हैं क्या मैक्सवेल के क्या जान लेते हैं मैक्सवेल के दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, यानी कि मैक्सवेल राइट हैंडेड थंब रूल। यदि किसी सीधे धारावाहिक चालक को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में हो, मतलब ये अंगूठा ये बोल रहा है आप अपने बाएं हाथ में ना, किस हाथ में बोल रहे हैं सर ये यदि किसी धारावाहिक चालक को दाएं हाथ में पकड़े इस प्रकार पकड़े कि मुड़ी हुई उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। अगर हम बाएं हाथ में क्या बोल रहा है, दाएं हाथ में किसी ये क्या कंडक्टर है, यानी कि कोई भी धारा है, धारा को इस प्रकार पकड़े कि करंट ऊपर की ओर जा रहा है, करंट इसमें कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर। जब करंट ऊपर की ओर जाएगा तो ये हमारी मूली हुई अंगुलियाँ जो है ना, ये मुड़ी हुई अंगुलियाँ ये क्या बताएगी, ये बताएगी चुंबकीय क्षेत्र, ये बताएगी चुंबकीय क्षेत्र। और अंगूठा बताएगा हमको, क्या बताएगा, विद्युत धारा की दिशा, कि करंट किस दिशा में है और चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में है। तो अभी यहाँ से क्या पता चल रहा है भाई साहब कि चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है और धारा ऊपर की तरफ है। तो अंगूठा क्या बताएगा, याद रखना हमेशा भाई साहब, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम में हमको अंगूठा बताएगा विद्युत धारा की दिशा और मुड़ी हुई अंगुलियां बताएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। इसमें कोई डाउट तो नहीं है रे भाई, इसमें कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, इसमें कोई डाउट तो नहीं ना है, नहीं होना चाहिए। चलिए अब समझते हैं धारावाही क्या बोल रहा है, क्या बोलती पब्लिक, धारावाही वृत्तीय पार्श्व के कारण चुंबकीय क्षेत्र। सर अभी सीधा वाला तार था उससे हम चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेते, अब जो है ना कोई गोल तार है उसमें कैसे चुंबकीय क्षेत्र जाता है, कैसे निकालते हैं वो जानते हैं थोड़ा। हाँ ओके, देखिए जब किसी वृत्तीय यानी कि गोलाकार धारावाहिक पास में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, यानी जब कोई गोल तार में करंट पास की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। हाँ रे भाई, हम तो पहले पढ़े हैं ना कि किसी तार में अगर करंट पास किया जाता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, उत्पन्न होता है। पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक होता है। अच्छा, एकदम बीच में सबसे ज़्यादा क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, एकदम बीच में होना भी चाहिए। तो अब जो है ना धारावाहिक वृत्तीय पास से कैसे करंट फॉलो होता है वो जानते हैं। सबसे पहले ये क्या सर, ये तो इंसुलेटेड, ये क्या है सर, ये क्या है बताइएगा, ये है क्या सर, यहाँ धारावाहिक वृत्तीय पास से, अच्छा गोल तार मान के चलिए, इसमें करंट जो है ना नीचे की तरफ आ रही है। करंट कहाँ पे आ रही है सर, नीचे की तरफ, जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, करंट नीचे की तरफ आ रही है, करंट नीचे की तरफ आ रही है। और ये क्या हो रही है, और क्या हो रही है पता है, अगर मान के चलिए करंट बहेगा तो ये बताया कि चारों तरफ क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र आएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र आया नहीं है, ये देख लीजिए, ये जितना रेखा है ये चुंबकीय क्षेत्र नहीं है भाई, यही तो रेखा चुंबकीय क्षेत्र है ना जी, यही तो रेखा है चुंबकीय क्षेत्र, ये तो समझ गया, यही रेखा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम परिनालिका जानते हैं, क्या जान लेते हैं, परिनालिका, जिसको हम सोलेनॉइड बोलते हैं। परिनालिका होता क्या है सर, ओके, होता क्या बताते हैं। कॉपर के तार से बनी हुई स्प्रिंग जैसी आकृति को परिनालिका कहते हैं। अच्छा, जो कॉपर की तार से बना ऐसे अगर मोड़ा रहता है तो उसको परिनालिका बोलेंगे। सर ऐसे तो हम स्प्रिंग देखे थे। हाँ सर, वही तो हम भी बोल रहे हैं, कॉपर के तार से बनी हुई स्प्रिंग जैसी, ये कॉपर का तार से नहीं बना है और ये आपको नहीं नज़र आ रहा है रे भाई कि ये क्या है, स्प्रिंग जैसी है, और इसी को हम परिनालिका कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम, परिनालिका कहते हैं। इसमें कोई डॉट तो नहीं ना मास्टर, नहीं, आसान भाषा में समझे। अच्छा, आसान भाषा भी लाए हैं सोमनाथ सर, देखिए क्या कहता है आसान भाषा। मान लीजिए आपके पास एक प्लास्टिक की पाइप, हाँ सर मान लिए हमारे पास एक प्लास्टिक का पाइप है। अब आप पाइप के चारों ओर तांबे के तार को लपेट देते। अच्छा, इसी प्रकार लपेटना पड़ेगा। ये मान के चलिए बीच में कोई पाइप, अरे भैया सोमनाथ सर ने बोला बीच में कोई पाइप है, इसके चारों ओर तांबे का तार लपेट देते हैं। इस तरह बनी कुंडली को परिनालिका कहते हैं। तो बन गया कैसा, तो बन गया मेरे सिस्टर जी ऐसा, तो ऐसा बन गया, इसी को तो हम कहते हैं परिनालिका, यानी कि सोलेनॉइड। कोई डॉट नहीं ना। अब जो है हम परिनालिका की विशेषता समझते हैं। अच्छा, परिनालिका की क्या क्या गुण है, क्या विशेषता है वो समझ लेते हैं।
अच्छा, परिनालिका जो है यह इंसुलेटेड तांबे के तार से बनी होती है। अच्छा, मतलब परिनालिका सर इंसुलेटेड तांबे के तार से बनी होती है। हाँ सर, ये तांबे के तार से बनी होती है। अच्छा, ये पॉइंट समझ में आ गया। इसका इसका आकार बेलनाकार होता है। अच्छा, वो बेलन जो रोटी बेलते हैं मम्मी मारती है उससे उस आकार का होता है क्या? जी बिल्कुल उसी आकार का होता है। यह एक क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं। अच्छा, मतलब सर हम तो स्प्रिंग बना रहे थे, यह चुंबक की तरह व्यवहार कब करने लगती है? सर जब आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट पास करवाओगे ना, तो यह क्षण चुंबक की तरह, ये जो है ना स्प्रिंग यानी कि परिनालिका, यह क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करने लगेगा। कैसा व्यवहार? क्षण चुंबक की तरह। समझ में आया ना? हाँ, आया ही होगा। अब क्या करते हैं, धारावाहिक परिनालिका के कारण जो है चुंबकीय क्षेत्र देखते हैं। यानी कि धारावाहिक परिनालिका के कारण क्या चुंबकीय क्षेत्र कैसे जाता है, उसमें अगर करंट देते हैं तो ये सब समझेंगे। ठीक है, समझते हैं। देखिए, जब परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ये कोई परिनालिका है रे भाई, ये क्या है? परिनालिका है। इसमें क्या किया जाता है? विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अरे भैया, जब इसमें विद्युत धारा, ये कोई परिनालिका है, परिनालिका तो यहाँ था, यहाँ से कोई विद्युत धारा प्रवाहित किया गया। जब यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित किया गया यानी कि इसमें करंट जोड़ा गया इस परिनालिका में, ये सर्किट है, ये सब तार है रे भैया, ये सब है तार है। जब इसमें जोड़ा गया तो ये क्या हुआ? चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगे। ये देखिए, ये चारों ओर जो है ये रेखा दिख रहा है आपको, ये सब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगा। ये जो रेखा दिख रहा है ये सब क्या होने लगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगा। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल एवं एक समान होता है। ये जो परिनालिका है इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? प्रबल होता है, बहुत हार्ड होता है, बहुत मजबूत होता है और एक समान होता है। जबकि बाहर यह कमज़ोर होता है, लेकिन बाहर में कितना देगा? चुंबकीय एकदम कमज़ोर होता है रे भैया बाहर में। हाँ, यह एक क्षण चुंबक की तरह कार्य करता है। अब जो इसमें हम करंट पास करवा रहे हैं परिनालिका में, तो अब कैसा व्यवहार कर रहा है? ये क्षण चुंबक की तरह व्यवहार कर रहा है। कैसा भाई साहब? तो क्षण चुंबक की तरह अब जो है ये व्यवहार कर रहा है। यहाँ तक तो डाउट नहीं है ना भाई? देखिए, फिर से इसको समझते हैं। जब हम परिनालिका को इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट किए, जब इसमें करंट दिए, जब इसको हम धारा प्रवाह किए इससे, तो क्या हुआ? चारों तरफ क्या हुआ भाई साहब? चुंबकीय क्षेत्र आने लगा, चुंबकीय क्षेत्र आने लगा। और इसका मतलब ये जो है क्या, एक क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करने लगा, एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लगेगा। अब समझते हैं विद्युत चुंबक। क्या समझते हैं सर? विद्युत चुंबक यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट समझते हैं। क्या समझते हैं मेरे भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेट समझते हैं। ओके, विद्युत चुंबक होता क्या है? परिनालिका के अंदर जब कच्चे लोहे की रॉड को रखकर, अच्छा ये कोई परिनालिका थी, इसमें कोई रॉड को मैंने रख दिया। अच्छा, कच्चा रॉड है भाई साहब, हाँ बचिए। ओके, रखकर धारा प्रभावित की जाती है। अब जो है ना इसमें करंट देने लगे, बीच में रॉड रख दिए। पहले क्या था? परिनालिका थी, अब उसमें नर्म लोहा रख दिया और करंट दे दिए। तो परिनालिका के चारों ओर बनने वाला चुंबक क्षेत्र अब क्या हुआ? परिनालिका के चारों ओर क्या बनने लगा भाई साहब? चुंबकीय क्षेत्र बनने लगा। क्या होने लगा? चुंबकीय क्षेत्र बनने लगा। चुंबकीय क्षेत्र कच्चे लोहे की रॉड को चुंबक में बदल देता है। अब जो है चुंबकीय क्षेत्र ना, ये जो कच्चा लोहा था ना, अब इसको चुंबक में बदल दिया। ले भाई ले, हम पहले क्या किए फिर से समझते हैं। विद्युत चुंबक में हम क्या किए? ये कोई परिनालिका थी, इसमें हम रॉड यानी कि नर्म लोहा घुसा दिए, मतलब अंदर डाल दिए। जब अंदर जो है नर्म लोहा डाल दिया और उसके बाद स्विच दिए यानी कि करंट का, तो ये जो लोहा है ना, लोहा अब चंबुक की तरह व्यवहार करने लगा। इसको बदल लिया। नहीं कहते अब तुम बदल गए हो जी। हाँ, यानी कि ये लोहा जो है ये बदल गया, मतलब जिसके साथ गया वैसा हो गया ना। मतलब लोहा जो है अब कैसा व्यवहार करने लगा? लोहा अब चुंबक में बदल दिया, यानी कि लोहा जो है कच्चा लोहा चुंबक की भांति काम करने लगा। अब इसकी कार्यविधि देखते हैं, कार्यविधि और गुण। क्या क्या कार्यविधि है, कैसे काम करता है और कैसे गुण है देखते हैं। ओके,
जब स्विच ऑन करते हैं धारा बहती है। हाँ, जब स्विच ऑन करेंगे तो धारा बहेगी, बिल्कुल सी करंट जाएगी। चुंबक बन जाती है तो चुंबक भी बन जाएगी, बिल्कुल चुंबक भी आसपास में बनेगी। जब धारा बंद कर देते हैं तो चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। अच्छा, जब इसका मतलब ये जो रॉड जो है एकदम दुगला रॉड, कनी देर के लिए क्या बन गया था, चुंबक बन गया था। और जब लाइन काट दिए, करंट उसमें जाना बंद हो गया, तभी फिर क्या हो गया, फिर से रॉडे रह गया। अरे भाई, कनी देर के लिए जितना देर तक बिजली था, जितना देर तक इसमें करंट दिए थे इस लोहा में, मतलब परिनालिका में, उतना देर तक क्या रहा, ये रॉड चुंबक बन के रह गया, चंबुक बन गया। और जो लाइन काटे, यानी कि जो हम धारा को रोके, तब ये क्या हो गया, एकदम लोहा का लोहा, हीरो नहीं बनने का लोहा ही बन गया। इसकी चुंबकीय शक्ति को बढ़ाया जा सकता है और घटाया जा सकता है। अच्छा, और तथा ध्रुव भी बदले जाता है। सर, ये तो अपने मन से बना रहे हैं ना, इसमें जितना हम ज़्यादा लाइन देंगे उतना ज़्यादा चुंबकीय शक्ति बढ़ेगा क्या? हाँ भाई, उतना ही बढ़ेगा। यानी कि इसमें चुंबक के शक्ति को, चुंबक के पावर को अपने मन से घटा बढ़ा सकते हैं क्या? बिल्कुल घटा बढ़ा सकते हो भाई, बिल्कुल। और ये जो होता है एस ध्रुव होता है और एन ध्रुव होता है, इसको भी बदल सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, इधर एन कर सकते हो, इधर एस करते हो, अपना मर्जी, क्योंकि विद्युत चुंबक अपने लोग बनाए हैं, अपने लोग की मर्जी चलेगी भाई। अब विद्युत चुंबक का उपयोग देख लेते हैं। क्या सर? विद्युत चुंबक का उपयोग देख लेते हैं। विद्युत घंटी में होता है इसका उपयोग, क्रेन में भारी लोहे की वस्तुओं को उठाने में किया जाता है, रिले और मोटर में, ये सब किसका उपयोग होता है? विद्युत चुंबक का, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का। किसका रे भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेट का। अब चुंबकीय बल समझते हैं, क्या होता है चुंबकीय बल? सर, मैग्नेटिक फोर्स होता क्या है? चुंबकीय बल, चुंबक के द्वारा लगाए गए बल जो विभिन्न चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। अच्छा, चुंबक के द्वारा जो बल लगाया जाता है, या किसी को अपने पास बुलाता है या किसी को अपने दूर भगाता है, उसी को बोलते हैं चुंबकीय बल। क्या कहते हैं? उसी को हम चुंबकीय बल कहते हैं। समझ में आया ना मेरे भाई? हाँ, समझ में आया होगा। अब समझते हैं फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। क्या समझते हैं भाई साहब? फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। अच्छा, क्या कहता है फ्लेमिंग चचा? देखते हैं। जब बाएं हाथ की 3 उंगलियां अंगूठा, तर्जनी और मध्या को इस प्रकार रखा जाता है। अच्छा, बाएं हाथ की 3 उंगलियां निकालिए आप लोग। एक निकालिए अंगूठा, अंगूठा इसको बोलते हैं रे भैया, अंगूठा इसको बोलते हैं। एक निकालिए तर्जनी, एक निकालिए तर्जनी, और एक निकालिए क्या, मध्यमा। एक तर्जनी और एक निकालिए मध्यमा। निकाल लिए। तीनों को परस्पर एक दूसरे के लंबवत हो, मतलब तीनों को इस प्रकार रखना है कि तीनों एक तीसरे के, मतलब तीनों जो है एक दूसरे के 90 डिग्री पर लगे, मतलब लंबवत हो, नॉर्मल जैसा लगे, एकदम तीनों लगे कि ये 90 डिग्री इस पर बन रहा है, इस प्रकार लगे। तब हमको क्या पता चलेगा? तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। तब जो है तर्जनी और ये क्या बताएगी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है। मध्यमा विद्युत धारा की दिशा बताएगी, जो मध्यमा है, ये मध्यमा, ये बताएगी कि विद्युत धारा किधर है। और अंगूठा बल की दिशा को दर्शाएगी, और जो अंगूठा ये बताएगी कि बल जो है वो किधर है। फिर से समझिए भाई। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम कहता है कि जब हम अपने किस हाथ में, बाएं हाथ को इस तरह रखते हैं, किस तरह, यहाँ चित्र में दर्शाया गया है। एक मिनट, चित्र को थोड़ा और अच्छे कर देते हैं। हाँ, इस चित्र में दिखाया गया, इस तरह अगर रखते हैं तो ये तीनों क्या है, एक दूसरे के 90 डिग्री पर है। अरे भाई, फिर से देखो ना, ये तीनों क्या है, ये तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर है ना, एक तीनों के 90 डिग्री पर है। तो 90 डिग्री पर अगर है तो ये जो अंगूठा, ये कौन सा उंगली है? अंगूठा। तो अंगूठा बताएगी कि बल इधर है, बल इधर है। और उसके बाद ये क्या है? ये है तर्जनी। तर्जनी बताएगी हमको चुंबकीय क्षेत्र किधर है, चुंबकीय क्षेत्र बताएगी इधर है। और उसके बाद ये क्या होता है? मध्यमा। मध्यमा बताएगी हमको कि धारा, यानी कि करंट की दिशा किधर है। फिर से अगर इसका ट्रिक याद करने के लिए हो, अगर ट्रिक से याद करना है फ्लेमिंग का नियम, तो इस ट्रिक से याद कर सकते हो। बचूधा, ब से होता है बल, बल यानी कि बल किधर है? अंगूठा, अंगूठा बल दिखाता है। चू से होता है तर्जनी, और तर्जनी क्या? चुंबकीय बल दिखाएगा। धा से होता है धारा, और धारा दिखाएगा मध्यमा। ये समझ गए ना, मध्यमा? यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं जरा, यहाँ पर है धारावाही चालक तार में चुंबकीय बल, यानी कि धारावाहिक तारक चाल में जो है, चालक तार में चुंबकीय बल क्या होता है।
चालक पर लगने वाला बल धारा के समानुपाती होता है। मतलब जितना ज़्यादा धारा उतना ज़्यादा बल। अरे भैया क्या बोल रहे हैं आप, मतलब जितना ज़्यादा क्या करंट दोगे उतना ज़्यादा क्या होगा, चुंबकीय बल बढ़ेगा। हाँ। दूसरा कहता है यदि चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होगा तो बल ज़्यादा लगेगा, यदि जितना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा उतना ज़्यादा उसमें बल लगेगा। तीसरा कहता है तार की लंबाई बढ़ाने पर बल बढ़ जाता है। अच्छा, यानी कि जितना ज़्यादा तार बढ़ाओगे उतना ज़्यादा बल बढ़ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है F बराबर ILB sin थीटा। याद रखना भाई, यानी कि धारावाहिक चालक में चुंबकीय बल अगर निकालने के लिए बोलेगा तो ये फार्मूला यूज होगा F बराबर ILB sin थीटा। ILB नहीं है सॉरी, IBL, जहाँ I क्या है विद्युत धारा, B चुंबकीय क्षेत्र है, L तार की लंबाई और थीटा कोण है। थीटा क्या भाई साहब, कोण है। अब समझते हैं अरे भाई विद्युत मोटर क्या होता है। क्या समझने वाला भाई साहब कि विद्युत मोटर होता क्या है। अच्छा, मोटर सभी लोग देखिए ना, अरे भैया सभी लोग देखिए ना विद्युत मोटर, तो विद्युत मोटर के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, देखिए विद्युत मोटर एक युक्ति है। अच्छा, विद्युत मोटर एक डिवाइस है, यानी कि एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। अच्छा, विद्युत मोटर का क्या काम है कि विद्युत मोटर का काम है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, उसी को कहते हैं विद्युत मोटर। क्या कहते हैं, विद्युत मोटर। सर विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है, बताइए। विद्युत मोटर जो है किस सिद्धांत पर काम करती है, सिद्धांत क्या है। विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के नियम पर आधारित होती है, यानी कि विद्युत मोटर जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के नियम पर आधारित होती है। जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर चालक पर बल लगता है, यानी कि किसी क्या बोला, धारावाहिक चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। किस क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में, तो उस चालक पर क्या लगने लगता है, बल लगने लगता है। क्या लगने लगता है, बल लगने लगता है। यानी कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो चुंबकीय प्रभाव के नियम पर काम करता है। ठीक है, चुंबकीय प्रभाव के नियम पर काम करता है। अब इसमें हम मुख्य बातें जानते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे रे भाई। हाँ, पहले ये चित्र देख लीजिए, ये चित्र देख लीजिए, समझना है तो समझ जाइए। हाँ, ये क्या क्या है, देखिए बीच में आर्मेचर है, ये आर्मेचर है, ये विभक्त वल्य है, ये विभक्त वल्य यहाँ भी है। ये क्या है, ये ध्रुव है, N ध्रुव है और ये S ध्रुव है। ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है। तो कुछ मुख्य बातें जानते हैं इसी सब के बारे में कि क्या सब ये सब होता है। देखिए, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्षेत्र चुंबक क्या होता है। यह दो शक्तिशाली चुंबक है। क्षेत्र चुंबक क्या होता है सर, तो ये दो शक्तिशाली चुंबक है जो चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करती है। जो क्या करती है भाई साहब, चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करती है। ओके, ये तो समझ गए कि क्षेत्र चुंबक क्या होता है, शक्तिशाली चुंबक और जो क्षेत्रीय चुंबक का निर्माण करती है। दूसरा होता है आर्मेचर, जिसको कुंडली भी बोला जाता है। आर्मेचर जिसको क्या कहा जाता है, कुंडली भी बोला जाता है। यह तांबे के तार के बनी हुई आयताकार कुंडली होती है। तो आर्मेचर क्या होती है, तांबे के तार का बनी होती है और कैसा होती है, आयताकार होती है। याद रखना मेरे भाई ये सब। उसके बाद विभक्त वल्य किसको बोलते हैं, यह आधे छल्ले जैसी आकृति होती है। विभक्त वल्य क्या होती है सर, आधे छल्ले जैसी आकृति होती है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो लगातार धारा की दिशा बदलती रहती है। ये क्या करती रहती है, करंट की दिशा बदलती रहती है। अब कार्बन ब्रश क्या होता है भाई साहब, वो जान लेते हैं। यह ग्रेफाइट की बनी ब्रूस होती है। कार्बन ब्रश क्या होती है, एक ब्रूस है जो ग्रेफाइट की बनी होती है। विभक्त वल्य तथा बाहरी परिपथ को जोड़ती है। ये क्या करती है, विभक्त वल्य और बाहरी परिपथ को जोड़ती है। ऐसा कौन जोड़ती है, तो कार्बन ब्रश जोड़ती है। अब जानते हैं विद्युत मोटर की कार्यविधि। क्या जानने वाले भाई साहब, विद्युत मोटर की कार्यविधि, यानी कि कार्य कैसे करती है विद्युत मोटर। देखिए, सबसे पहले नंबर 1 देख लेते हैं, फिर 2, 3, 4। देखिए, जब कुंडली यानी कि आर्मेचर में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब आर्मेचर में क्या दी जाती है, विद्युत दी जाती है और उससे चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। क्या किया जाता है, पहले तो करंट दिया जाता है और उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। तो कुंडली के दोनों भागों पर विपरीत दिशाओं में बल लगता है। तो क्या होगा, कुंडली के दोनों भाग जो है उस पर क्या होगा, विपरीत दिशाओं में बल लगेगा। उसके बाद इन बलों के कारण कुंडली पर घूर्णन बल उत्पन्न होगा। ये जो बल लगेगा तो क्या चाहेगा कि हम कुंडली को घुमा दे, और कुंडली घूमने लगती है। और कुंडली क्या होने लगती है, घूमने लगती है। जब कुंडली आधा चक्कर पूरा करती है, कुंडली क्या करती है, जब आधा चक्कर पूरा करती है तो विभक्त वल्य धारा की दिशा
को बदल देती है। जो विभक्त वलय है वो क्या करती है, करंट की दिशा को बदल देता है। अब क्या होता है, धारा की दिशा बदलने की से कुंडली पर लगने वाले बल की दिशा भी बदलती है। अरे भैया, जब दिशा बदल जाती है तो कुंडली पर जो बल लग रहा है वो भी बदल जाएगा। और कुंडली लगातार एक ही दिशा में घूमती रहती है, और कुंडली क्या करती है, लगातार एक ही दिशा में घूमने लगती है, और इस प्रकार विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। इस प्रकार क्या करती है, विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सब मत समझना कि हम केवल पढ़ के छोड़ दिए, ये सारा इम्पोर्टेंट है। विद्युत मोटर का उपयोग जान लेते हैं। यहाँ पे विद्युत मोटर का क्या उपयोग है भाई साहब, हाँ, जैसे अपने लोग पंखा, मिक्सर, वॉशिंग मशीन इत्यादि इस सब में क्या करते हैं, विद्युत मोटर का उपयोग करते हैं। हाँ, ये तो समझिए ना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण जानते हैं, क्या जानेंगे सर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है वो जानते हैं। तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं, जब किसी चालक यानी कि तार से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन किया जाता है, मतलब जब किसी तार से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र में क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है, तो उस चालक में विद्युत धारा उत्पन्न होने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। चलिए आसान भाषा में समझते हैं, ये तो डिफिनेशन था, और अब आसान भाषा में समझते हैं। क्या बोलता है, अगर हम किसी तार की, क्या बोला जाता है, अगर हम किसी तार की कुंडली के पास, क्या, किसी तार की कुंडली के पास चुंबक को आगे पीछे करते रहे, किसी तार है, कोई तार है जिसका कुंडली है, उसके पास हम चुंबक को आगे पीछे करते रहे, तो तार में बिजली पैदा हो जाती है। क्या हो जाती है, तार में बिजली पैदा हो जाती है, और इसे ही चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण करते हैं। फिर से समझते हैं भाई, नहीं समझ में आया तो, अगर हम किसी तार की कुंडली, कॉइल के पास चुंबक को आगे पीछे करते हैं, कोई क्या है कि कोई तार है जिसमें चुंबक को आगे पीछे हम करते हैं, तो क्या होगा, तार में बिजली पैदा होने लगती है, और इसे ही चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, चुंबकीय प्रेरण का दिशा पता लगाने के लिए हम फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम पढ़ते हैं। तो पढ़ते हैं फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम होता क्या है सर, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना, सीरियसली लेना सभी टॉपिक को। देखिए क्या होता है, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार, अच्छा, जो फ्लेमिंग चच्चा है उनके नियम के अनुसार दाहिने हाथ के 3 उंगलियों अंगूठा, तर्जनी तथा मध्यमा को इस प्रकार रखा जाता है। इस प्रकार रखा जाता है सर, दाहिने उंगली जो भी है यहाँ पर बताया गया, इस प्रकार रखा जाता है। तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो क्या दिखाता है, अरे अंगूठा दिखाता है चालक की दिशा, अच्छा, उसके बाद अंगूठा दिखाता है चालक की दिशा, तर्जनी दिखाती है चुंबकीय क्षेत्र, और क्या दिखाती है, और मध्यमा दिखाती है विद्युत धारा की दिशा। क्या दिखाती है, विद्युत धारा की दिशा। चलिए एक ट्रिक से याद करते हैं भाई साहब, ट्रिक क्या है देखते हैं। ट्रिक थोड़ा ऊपर कर लीजिए, ओके। ट्रिक क्या है, देखिए ट्रिक याद करने का, अंगूठा दिखाएगा चालक की गति, तर्जनी दिखाएगा चुंबकीय क्षेत्र, मध्यमा दिखाएगा प्रेरित विद्युत धारा, यानी कि विद्युत धारा किधर से किधर जा रहा है। इतना तो समझ में आ गया ना मेरे भाई। अब चलते हैं विद्युत जनित्र पर, यानी कि इलेक्ट्रिक जनरेटर पर पढ़ रहे हैं। क्या देखते हैं, विद्युत जनित्र यानी कि इलेक्ट्रिक जनरेटर पढ़ रहे हैं, ओके। तो विद्युत जनित्र होता क्या है, सबसे पहले तो ये जानेंगे। देखिए विद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति है, यानी कि डिवाइस है, एक डिवाइस है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलवा देती है। अरे भैया जनरेटर जो क्या है ना, जनरेटर, उसी को बोलते हैं विद्युत जनित्र। यानी कि क्या है, ये क्या करती है विद्युत जनित्र, यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलती है, विद्युत ऊर्जा में बदलती है, और इसे ही हम विद्युत जनित्र कहते हैं। जैसा कि यहाँ आप इमेज देखते हैं, इसका क्या है, संरचना है भाई साहब। ये जो इमेज है, ये जो प्रतिबिंब देख रहे हैं आप, ये संरचना है इसकी। सर तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर काम करता है। अरे भैया दिखाते हैं ना सिद्धांत, धर पर क्यों कर रहे हो, बता रहे हैं। विद्युत जनित्र चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर काम करती है, तो चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाहिने हाथ नियम से ज्ञात की जाती है। क्या किया जाता है, प्रेरित दिशा जो है फ्लेमिंग के दाहिने नियम से ज्ञात की
जाती है। जैसे इसमें मुख्य भाग क्या सब है सर, यही इसी सब के बारे में पूछेंगे। क्षेत्र चुंबक क्या होता है, शक्तिशाली चुंबक जो एन से एस की तरफ जाता है। दूसरा है आर्मेचर क्या होता है, तांबे के तार की आयताकार कुंडली होता है जो ABCD है यहाँ पे लिखा हुआ, ये क्या है ABCD, और यही क्या है आर्मेचर है। आगे है सर्पी वल्ले। सर्पी वल्ले होता क्या है, ये जो स्लिप रिंग है R1 और R2, ये क्या है स्लिप रिंग R1 और R2 जो है, ये R1 R2 AC जनरेटर दो पूरे छल्ले होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, पूरे छल्ले होते हैं। ब्रश क्या काम करता है, कार्बन के ब्रश को वल्ले को छूते हैं और करंट को बाहर निकाल देते हैं। वल्ले क्या, ब्रश क्या करता है, कार्बन के ब्रश जो वल्ले को छूते हैं और करंट को बाहर निकालते हैं। करंट को क्या करता है, बाहर निकालते हैं। सर एक बात नोट कर लेना आप, क्या गैल्वेनोमीटर परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति प्रदर्शित करती है। यानी कि गैल्वेनोमीटर हमको बताएगा कि किसी विद्युत परिपथ में करंट है या नहीं, बस अब है या नहीं ये बताएगा गैल्वेनोमीटर। कितना है कितना नहीं है ये एमीटर का काम है। अब कार्यविधि जानते हैं सर, जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर का कार्यविधि नहीं जानेंगे कि कैसे काम करता है जनरेटर, हाँ जानते हैं। जब कुंडली यानी कि क्वाइल को एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है। क्वाइल को किस में घुमाया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में, तो कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय रेखाओं की संख्या बढ़ती है। जो कुंडली से गुजर रही होगी चुंबकीय क्षेत्र की रेखा, वो क्या होगी, संख्या बदलती रहती है। इस परिवर्तन के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इसलिए क्या होगा, संख्या बार बार बदल रहा है तो क्या होगा, कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न होगी। कुंडली के दोनों सिरों से जुड़े सर्पी वल्ले और कार्बन ब्रश के द्वारा यह धारा बाहरी परिपथ तक पहुंचती है। क्या होती है, यह करंट बाहरी परिपथ तक पहुंचती है। कुंडली को घुमाने के लिए एक यांत्रिक ऊर्जा दी जाती है जो विद्युत ऊर्जा में बदली जाती है। ये क्या था, कार्यविधि था किसका, जनरेटर का। सर ये आपको लग रहा होगा कि सर ये तो आप डायरेक्ट पढ़ लिए, हाँ ये डायरेक्ट पढ़ लिए, ये आपको याद करना पड़ेगा भाई, ये आपको याद करना पड़ेगा ये टर्म सब, मैं झूठ तो नहीं बोलूँगा ना। अब हम इलेक्ट्रिक जनरेटर का उपयोग देखते हैं, कहाँ कहाँ उपयोग होता है, घरों में, स्कूलों में, उद्योगों में और डीजल जनरेटर में। ये क्या है, इलेक्ट्रिक जनरेटर का उपयोग है। अब समझते हैं विद्युत धारा के बारे में। भाई साहब विद्युत धारा कितने होते हैं, इस सब के बारे में समझते हैं ना, विद्युत धारा के बारे में कितने होते हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं। देखिए विद्युत धारा के बारे में, विद्युत धारा दो प्रकार की होती है। विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक तो होता है दृष्टि धारा जिसको डायरेक्ट करंट कहते हैं, और एक होता है, एक क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा जिसको अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो दो हो गया, दृष्टि धारा और प्रत्यावर्ती धारा। देखिए दृष्टि धारा क्या होता है, दृष्टि धारा हमेशा एक ही दिशा में प्रभावित होती है। देखिए जो डायरेक्ट करंट होगा, जो दृष्टि धारा होगा, वो हमेशा एक ही दिशा में चलेगी। ठीक है, जैसे सेल में रहती है दृष्टि धारा, बैटरी में रहती है, पावर बैंक में रहती है। सर आप जानते हैं प्रतिवर्ती धारा क्या होता है, प्रतिवर्ती धारा समय समय पर अपनी दिशा बदलती रहती है। अच्छा, मतलब समय समय पर छान छान बदले मिजाज वाला ये है। मतलब प्रतिवर्ती धारा क्या करती है, अपना मिजाज तुरंत से तुरंत बदलती रहती है। मतलब ये हमेशा एक दिशा में नहीं रहेगा, हमेशा कभी इधर कभी मतलब ऐसा, हमेशा कभी इधर तो कभी इधर, ऐसे ऐसे चलती है प्रतिवर्ती धारा। प्रतिवर्ती धारा कहाँ होता है, कहाँ से आता है, हमारे घरों में आने वाली बिजली। अच्छा, मतलब हमारे घर में जो आने वाली बिजली है वो प्रतिवर्ती धारा है। इसका मतलब सर इसका तो दिशा ही बार बार बदल रहा होगा। हाँ रे भाई बदलता है। एक चीज़ का नोट कीजिएगा, मतलब याद रखिएगा, भारत में क्या बोलता है, भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितना है, 50 हर्ट्ज होती है। अमेरिका में 60 हर्ट्ज होती है। अमेरिका में ज़्यादा है भाई, अमेरिका में कितना हर्ट्ज होती है, 60 हर्ट्ज होती है। हमारे घरों में आने वाली बिजली 220 वोल्ट होता है। हमारे घर में जो बिजली आती है वो कितनी होती है, 220 वोल्ट। इससे पहले पता था क्या आपको? अगर पढ़े होंगे तो पता होगा, नहीं पढ़े होंगे तो हम पता करवा दिए हैं सर। ओके, अब देखिए दृष्टि धारा और प्रतिवर्ती धारा में हम अंतर समझ लेंगे तो कितना अच्छा रहेगा, एकदम अपने भाषा में। तो ये केवल एक ही दिशा में बहती है। अरे भैया अभी तो पढ़े हैं ना कि दृष्टि धारा केवल एक ही दिशा में बहेगी और प्रतिवर्ती धारा मिजाज बदलता रहेगा, तो समय समय पर अपनी दिशा बदलती रहती है। एकदम ईजी। इसे डीसी करंट कहते हैं, यानी कि दृष्टि धारा को डीसी करंट कहते हैं, यानी कि डायरेक्ट करंट कहते हैं। और
प्रत्यावर्ती धारा को एसी करंट कहते हैं, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। दिश धारा में क्या सब आता है, सेल और बैटरी से प्राप्त होती है। दिश धारा किससे प्राप्त होगी, सेल और बैटरी से। प्रत्यावर्ती धारा किससे प्राप्त होगी, घरों में बिजली और विद्युत जनित्र से प्राप्त होती है। प्रतिवर्ती धारा या तो मीटर सबसे प्राप्त हो सकती है या तो घर में जो बिजली आ रहा है उससे प्राप्त हो सकती है। अब हम घरेलू विद्युत परिपथ के बारे में पहले जानते हैं सर। क्या जानते हैं, सबसे पहले हम घरेलू विद्युत परिपथ के बारे में जानते हैं, डोमेस्टिक करंट सर्किट के बारे में जानते हैं। क्या जानते हैं रे भैया, डोमेस्टिक करंट सर्किट। अरे ये मान के चलिए आपका घर है भैया, घर तो काफ़ी सुंदर बनौले हो, ये घर है, ये क्या, ये तार जा रहा है गांव में, ये तार जा रहा है, ये तार जा रहा है 11,000 का, 1100 वोल्ट का ये तार जा रहा है, ठीक है। ये जुड़ा है ट्रांसफार्मर से, किससे जुड़ा है भाई साहब, ट्रांसफार्मर से। ये दे रहा है ट्रांसफार्मर को, कितना दे रहा है, ट्रांसफार्मर को पूरा वोल्ट दे रहा है, लेकिन ट्रांसफार्मर किसको दे रहा है, 220 वोल्ट दे रहा है हम लोग को। इसको मिल रहा है 1100 वोल्ट, हमको दे रहा है 220 वोल्ट। 220 वोल्ट पहले पोल पर जा रहा है और पोल पर से हम घर में कनेक्शन लिए हैं, तो हम लोग के पास कितना जाएगा, 220 वोल्ट ही जाएगा ना रे भाई। हाँ समझ में आया ना, आ गया होगा समझ में भाई। अब क्या पढ़ेंगे सर, अब पढ़ने वाले हैं अब घरेलू विद्युत परिपथ में मुख्यतः 3 प्रकार के तार होते हैं। जो घरेलू विद्युत परिपथ होते हैं मुख्यतः उसमें 3 प्रकार के तार होते हैं। एक होता है, कौन कौन होता है सर, यहाँ पर डायरेक्ट दे दिया गया। एक होता है विद्युन्मय तार, एक होता है उदासीन तार और एक होता है सुरक्षा तार, ठीक है। जिसको एक लैब वायर कहते हैं, एक को कहते हैं न्यूट्रल वायर, एक को कहते हैं अर्थ वायर। तो सबसे पहले हम समझते हैं विद्युन्मय तार क्या रहता है। यह लाल रंग का मुख्य तार होता है। यह कैसा तार होता है, लाल रंग का मुख्य तार होता है, जिससे विद्युत धारा हमारे घर तक पहुंचती है। लाल रंग का तार जो होता है उससे क्या होती है, विद्युत धारा हमारे घर तक पहुंचती है। यही तार मुख्य विभवांतर उत्पन्न करता है। यही तार क्या करता है, वोल्टेज उत्पन्न करता है, लाल तार। अब समझते हैं उदासीन तार क्या होता है। यह काले रंग का तार होता है सर, जो लिखा गया वो भी काला अक्षर में, यहाँ से ये भी समझ सकते हैं। उदासीन तार क्या होता है, यह काले अक्षर का होता है, यानी कि काले रंग का होता है, जो विद्युत परिपथ के पूरा करता है। जो विद्युत काले रंग का जो होता है ना, वो केवल विद्युत परिपथ को पूरा करता है, ठीक है। इसका विभव, इस पर वोल्टेज 0 वोल्ट होता है, ठीक है। ये काले रंग का होता है और जो विद्युत परिपथ को पूरा करता है और इस पर विभव 0 रहता है। अब सुरक्षा तार क्या करता है सर, देखिए यह हरे रंग का तार होता है। सुरक्षा तार किस रंग का होता है, हरे रंग का होता है, जो सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। अच्छा, मतलब सुरक्षा तार जो लगाया जाता है किस चीज़ के लिए लगाया जाता है, सुरक्षा के लिए। किसी उपकरण में खराबी के कारण यह तार करंट को जमीन में पहुंचा देता है। अगर मान के चलिए किसी उपकरण में ना बहुत ज़्यादा करंट आ गया है, हाँ कहूँ शॉर्ट उट लग रहा है, तो ये क्या करेगा, उस करंट को जमीन में पहुँचा देता है। कौन सा तार, सुरक्षा तार। तार के बारे में समझ गए सर, विद्युन्मय तार, उदासीन तार, सुरक्षा तार। ये क्या रहता है, विद्युन्मय तार या मेन जिम्मेदारी लेता है करंट को पहुँचाने का। उदासीन तार पे वोल्टेज 0 रहता है। सुरक्षा तार क्या करता है, अगर ज़्यादा वोल्टेज, ज़्यादा करंट आ गया तो उसको नीचे धकेलता है, नीचे मतलब पहुंचा देता है। अब हम क्या समझते हैं सर, लघु पतन क्या होता है। क्या समझते हैं, लघु पतन क्या होता है, यानी कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है। जब विद्युत परिपथ में फेज तार और न्यूट्रल तार सीधे सीधे आपस में जुड़ जाते हैं। क्या बोला, विद्युत परिपथ में फेज तार और न्यूट्रल तार आपस में जुड़ जाते हैं या कम प्रतिरोध वाला मार्ग बन जाता है, तो अचानक बहुत अधिक विद्युत धारा बहने लगती है। इसे लघु पतन कहते हैं। लघु पतन में क्या होगा, जब न्यूट्रल तार और फेज तार आपस में चिपक जाता है तो क्या होता है, शॉर्टकट रास्ता मिल जाता है किसको, करंट को जाने का। अगर शॉर्टकट रास्ता मिल जाएगा तो क्या होगा, विद्युत धारा बहने की शक्ति क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। और यदि अधिक होगी तो इसे क्या हानियां हैं बताइए। लघु पतन यानी कि शॉर्ट सर्किट से क्या हानियां हैं, तार गर्म होकर जल जाते हैं। अच्छा, उपकरण खराब भी हो सकते हैं, आग लगने का खतरा होता है। शॉर्ट सर्किट से क्या रहता है, एक तो तार गर्म होकर जल जाते हैं, दूसरा उपकरण खराब हो सकते हैं, तीसरा आग लगने का भी खतरा रहता है। अब बचाव कैसे किया जाए सर, शॉर्ट सर्किट से फ्यूज या एमसीबी उपयोग करें, खराब तार की मरम्मत कीजिएगा। फ्यूज या एमसीबी तो आजकल हर एक के घर में होता है ना, हाँ होना भी चाहिए। अब लास्ट टॉपिक है अतिभारण। क्या है,
अतिभारण, अतिभारण क्या होता है सर? ओवरलोडिंग को कहते हैं अतिभारण। जब किसी विद्युत परिपथ में उसकी क्षमता से अधिक धारा बहने लगती है, जब कोई विद्युत परिपथ है और उसका क्षमता कम है लेकिन उसको आप अधिक करंट दे रहे हैं तो उसे अतिभारण कहते हैं। उस समय ही तो ओवरलोडिंग का समस्या आता है। इस स्थिति में तार अधिक गर्म हो जाता है और आग लगने की संभावना होता है। जब ओवरलोडिंग हो जाता है तो हो सकता है कि तार आपका एकदम गर्म होकर पिघल जाएगा और हो सकता है कि आग लग जाएगा, हो सकता है कि क्या आग भी लग सकता है। ओके, तो थैंक यू आप लोग को। ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हो जाते हैं और थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो बाय सोमनाथ सर यानी एहसान यादव। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कीजिएगा। और भाई साहब हम बताएं ना कि अगला चैप्टर क्या चाहिए, आप लोग कमेंट में बताते नहीं है। कमेंट बा इतना खाली रहता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा तब ना हम अगला चैप्टर लाएंगे भैया। हाँ, आप लोग कमेंट में बताइएगा अगला चैप्टर क्या चाहिए। अगर इस चैप्टर में लगे कि कोई टॉपिक छूट गया है तो हमें बताइए। और ऐसे ही अच्छे से पढ़ने के लिए, अपने भाषा में पढ़ने के लिए जुड़े रहिए सोमनाथ सर के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।